चलिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में जो है विश्व के प्रमुख द्वीप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व में प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं, और मैंने उनके एक एक करके चर्चा की थी। ठीक है, और आज हम लोग जो है उसके आगे शुरू करेंगे। ठीक है, और मैंने बताया था जैसे प्रिंस एडवर्ड द्वीप कहाँ है, हवाई द्वीप कहाँ है, मैंने इसके बारे में सब चर्चा की थी आप लोगों से। ठीक है, पेम्बन द्वीप कहाँ है, जंजीबार द्वीप कहाँ है, तो ये सब ग्रीनलैंड कहाँ है। ग्रीनलैंड सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा आइलैंड है, और सबसे बड़ा आइलैंड है। मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना बेहद ज़रूरी भी है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और अगर हम बात करें अब आगे और कौन कौन से आइलैंड हैं उनकी बात करें, तो सबसे पहला है जैसे सखालीन आइलैंड, इसके बारे में भी मैंने चर्चा आपसे की थी। मेडागास्कर के बारे में भी चर्चा मैंने आपसे की थी। ठीक है, व्हाइट द्वीप तक हमने चर्चा आपसे लोगों से कर दिया था, मैंने बता दिया था पिछली क्लास में। हमारी क्लास आज जो है वो आगे है फॉकलैंड से। फॉकलैंड बारे में शायद मैंने बता ही दिया था आप लोगों को। ठीक है, तस्मानिया आइलैंड बताया था, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो बताया था, सेंट हेलेना आइलैंड बताया था। ये भी मैंने आपको चर्चा की थी कि नेपोलियन को यहीं पे कारावास हुआ था और बाद में यहीं पे नेपोलियन मर गया था। ठीक है, आगे की जो आज क्लास है हम लोग आज उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइलैंड में सुक्रोता आइलैंड की बात करेंगे। सुक्रोता आइलैंड ये हिंद महासागर में चागोस और साक्रोता कटक पर स्थित है। यमन का द्वीप है ये। ठीक है, यह यमन का द्वीप है, और यह इसका जो है सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, और यहाँ जिस पर बड़ी संख्या में अमेरिकी नौसैनिक तैनात हैं। ये सुक्रोता आइलैंड है कहाँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझोगे और थोड़ा समझाएंगे तो थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे सुक्रोता आइलैंड यहाँ बना है, यहाँ पे है। ठीक है, सुक्रोता आइलैंड की विशेषता क्या है, ध्यान से समझना। देखो ध्यान से, तो यहाँ से ये है लाल सागर, आपको पता है ये है भूमध्य सागर। तो यहीं से जब जैसे मान लिया यहाँ हिंद महासागर से या भारत से जब व्यापार किया जाता है तो अरब सागर होते, ये लाल सागर होते हुए फिर भूमध्य सागर होते हुए और फिर हम यूरोप को और अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तक भी हम व्यापार करते हैं। तो सुक्रोता आइलैंड के पास यहीं पर एक जो यहाँ पर जो मैं गोला कर रहा हूँ, एक देश है सोमालिया। तो सोमालिया में कई समुद्री डाकू पाए जाते हैं, और जो है क्या करते हैं, वो इन जहाज़ों को लूट लेते हैं। ठीक है, समुद्री डाकू लोग। तो इसीलिए जो सुक्रोता आइलैंड है ये बहुत सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, और इस पर अमेरिका और भारत दोनों के हवाई अड्डे हैं। ठीक है ना, हवाई नौसैनिक अड्डे हैं, और जो जहाज़ आते हैं जहाज़ जाते हैं तो उनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये चाहे अपना देश हो चाहे किसी भी देश का हो, उसके जो सुरक्षा ये लोग प्रदान करते हैं, और जो है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिससे प्रभावित ना हो सके। तो सुक्रोता आइलैंड अरब सागर में है, यह इसका बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और यह कई बार क्वेश्चन आया हुआ है तो गलत हो जाता है कई लोगों का। ठीक है, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। कहाँ पे है सुक्रोता आइलैंड, अरब सागर में है, यमन का आइलैंड है। यहाँ पे अरब में एक देश है यमन, उसी का है ये। ठीक है, सुक्रोता आइलैंड, और इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा आइलैंड, अब याद रहेगा सुक्रोता आइलैंड कहाँ पे है, उसका सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि समुद्री डाकू होते हैं वो लूट लेते हैं। तो इसलिए उसी आइलैंड पे नौसैनिक अड्डा बनाया गया है कि जिससे जो है उन चीज़ों को सुरक्षा दी जा सके। अगला टुवाल द्वीप समूह कहाँ है, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। लघु द्वीपीय देश है जो निम्न भूमि वाले प्रवाल द्वीपों की एक श्रृंखला में निर्मित है। यह द्वीप लगभग 600 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं, और फुनाफुटी एटॉल जो है ये जो विश्व का सबसे बड़ी एटॉल है इसी द्वीप में स्थित है, जो इसकी राजधानी भी है। टुवाल यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, और ये एटॉल है टाइप का है, मतलब कि इसमें प्रवाल जीव पाए जाते हैं। तो प्रवाल जीव पाए जाने के कारण इसका महत्व ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और ये है देखो यहाँ पे है टुवाल द्वीप है, और मैंने बताया था यहीं पे ऑस्ट्रेलिया के इस समय यहाँ पे सब कोरल रीफ पाए जाते हैं बहुत। ठीक है, तो इसी कारण से यहाँ पे भी कोरल रीफ पाए जाते हैं, और इसका बहुत महत्व है, इस आइलैंड का बहुत ज़्यादा महत्व भी है। ठीक है ना। इसके बाद अगला आइलैंड है वनातु द्वीप समूह। वनातु द्वीप समूह जो है ये भी प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है, और इसे स्वर्ग द्वीप पर्यटकों के लिए स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के जो बीच हैं बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे जो है यह क्या कहते हैं नारियल और पाम की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत बड़े पैमाने पर्यटक इस द्वीप पर जाते हैं वहाँ घूमने के लिए। ठीक है ना।
इसके बाद ये आइलैंड कहाँ पे है, ये है आपका आइलैंड, ये है यहाँ पे, ठीक है ना। वातानु आइलैंड है ये, अभी कुछ दिन पहले ही ये जो है एक अलग एक देश बन गया है वातानु। अभी करंट अफेयर में इसके बारे में दिया गया था कि एक नया देश बन गया है ये। पहले कि ये ब्रिटेन के अधिकार में था, लेकिन ये आज़ाद हो गया और अपने आप को अलग कर लिया कि अब हम एक अलग देश के रूप में रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट आइलैंड है सांडिनिया आइलैंड। सांडिनिया द्वीप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भूमध्य सागर में इटली का द्वीप है। ये द्वीप किसका है, ये इटली का आइलैंड है और ये ज्वालामुखी से निर्मित है, ठीक है। और याद होगा कि यहाँ पर जब हम विश्व इतिहास पढ़ते हैं, इटली का एकीकरण पढ़ते हैं, तो इस सांडिनिया आइलैंड के बारे में जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि यही आइलैंड था जो सबसे पहले अलग हुआ था, बाद में यही सबसे पहले मिल भी गया था। तो सांडिनिया आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में, ठीक है ना, जो भूमध्य सागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और इसकी घिसी पिटी पहाड़ियाँ भेड़ बकरी आदि के पालन के लिए उपयोगी हैं। ऐसी घाटी में अंगूर की खेती बहुत व्यापक पैमाने पे होती है और पर्यटन का विकास भी यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ है। तो सांडिनिया ये कई बार IAS में एग्जाम में आया हुआ है कि सांडिनिया आइलैंड कहाँ पे है, ये किसका आइलैंड है, तो ये इटली का आइलैंड है और ये एक उसका स्टेट है, ये इटली का एक स्टेट माना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में कासिको द्वीप जो है, याद रखना, कासिको द्वीप जो है ये किसका है, भूमध्य सागर में फ्रांस शासित प्रदेश है ये, ठीक है। पहले इसके बारे में दिखा देता हूँ। और ये आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये है कोसिको का आइलैंड, कहाँ पे है, ये भूमध्य सागर में फैला हुआ है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जो है देखो, इसकी उत्पत्ति अफ्रीका और यूरेशियाई प्लेट के टकराने से हुई है। इस पर बहुत तो पुराने व अग्नेय प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि महान योद्धा नेपोलियन का जन्म यहीं पर हुआ था। यहीं पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और बीच अत्यंत सुंदर है। लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था, कोसियो आइलैंड पे, ठीक है। आप गौर करना, नेपोलियन का जन्म भी हुआ था एक आइलैंड पे और उसकी डेथ भी हुई थी एक ही आइलैंड पे, वो है सेंट हेलेना आइलैंड, ठीक है। सेंट हेलेना आइलैंड है, उसी पे हुई थी, ठीक है, उसी पे सेंट हेलेना आइलैंड पे हुई थी। तो मैंने बताया था ना कि यहीं पे सेंट हेलेना आइलैंड है। इसके पहले जब मैंने बताया था तो सेंट हेलेना आइलैंड पे ही उसकी डेथ हुई थी और जन्म कहाँ हुआ था, कोस्कियो। तो कहा जाता है नेपोलियन के एक आइलैंड पे पैदा हुआ और एक ही आइलैंड पे वो उसकी डेथ हो गई, ठीक है ना। इसके बाद अगला है रियूनियन आइलैंड, ठीक है। रियूनियन आइलैंड है और ये आइलैंड जो है ये हिंद महासागर में है और ये जो है ज्वालामुखी से निर्मित है। यह फ्रांस द्वारा शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी है सेंट डेविस, ठीक है। ये फ्रांस का स्टेट है, ये याद रखना, ये फ्रांस का आइलैंड है। ये इंडिया जो है लेकिन हिंद महासागर में है, जबकि फ्रांस कहाँ है, तो फ्रांस है यूरोप में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि सबसे अधिक अगर टाइम जोन है किसी का तो किसका है, फ्रांस का है। तो यहाँ भी उसका एक देश है, ठीक है। तो रियूनियन आइलैंड जो है ये पूछा भी गया है कि हिंद महासागर में ऐसा कौन सा आइलैंड है जो फ्रांस के अधिकार में है, तो ये है रियूनियन आइलैंड। और ये मैक्सिको जो मॉरिशस के बगल में ही फैला हुआ है, ये मेडागास्कर है, इसी के पूरब में ये आइलैंड है, ठीक है। ये फैला हुआ है, ये फ्रांस के अधिकार में है और बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये, ठीक है। तो ये आइलैंड आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ सारे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है और यहाँ से क्वेश्चन जब आता है तो लोगों का गलत बहुत ज़्यादा होता है। तो लेकिन इसीलिए मेरा प्रयास यही रहा है कि आप लोगों तक सारे आइलैंड की लिस्ट आप तक पहुँचा दूँ कि जिससे कहीं आपको कहीं कोई डाउट ना रहे, ठीक है। अगला है ryukyu आइलैंड, ये है जापान का आइलैंड है, उत्तरी प्रशांत महासागर में है और इस आइलैंड को लेकर के चाइना और जापान में विवाद भी चला हुआ है, कई दिन से विवाद भी रहा है। लेकिन वर्तमान में इस पर अधिकार किसका है, तो अमेरिका, इस पर अधिकार जापान का है, ठीक है। ये है ryukyu आइलैंड है, इस पर चाइना कहता है ये हमारा है और जापान कहता है हमारा है, तो दोनों में विवाद है। लेकिन वर्तमान में इस पर जो है जापान का अधिकार है और यहाँ पे अमेरिकी नौसैनिक का अड्डा बना हुआ है, अमेरिका नौसैनिक अड्डा भी इससे बनाया गया। तो अमेरिका कई देशों में अपने नौसैनिक अड्डे बनाए हैं, देखो यहाँ लिखा भी है कि अमेरिकी नौसैनिकों का यहाँ जमावड़ा पाया जाता है। तो चाइना को कंट्रोल रखने के लिए ये सब काम किया जाता है। यहाँ पे जो है अमेरिका ने बहुत सारे अपने लड़ाकू विमान, बहुत सारे रडार यहाँ पर लगा रखे हैं
क्यों? क्योंकि उसे जो है सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में सबको आ गया होगा, ये सारे आइलैंड के बारे में मैंने जो बताया है आपको, ठीक है। अगला है पिटकेयर्स द्वीप आइलैंड, इसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यू गिनी आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यू गिनी आइलैंड यह प्रशांत महासागर में स्थित है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ये। मैंने क्या बताया था कि सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड है, और दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड कौन है? न्यू गिनी द्वीप है। यह प्रशांत महासागर में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है, जो ज्वालामुखी क्रिया से बना हुआ है। मैंने बताया था ज्वालामुखी क्रिया से बना हुआ है, और विषुवत रेखीय जलवायु स्थिति होने के कारण यह अत्यंत सघन बन पाए जाते हैं। यहाँ ये विषुवत रेखा पे पाया जाता है, और तो इसीलिए यहाँ विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है, और यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस आइलैंड पे 2 देशों का अधिकार है, एक अकेले का अधिकार नहीं है, इस पे 2 देशों का अधिकार है। पहला जो देश है वो है इंडोनेशिया, इसका आधा भाग इंडोनेशिया में है और आधा भाग न्यू पपुआ न्यू गिनी नामक एक अलग देश है, ठीक है। तो यहाँ प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है, और यहाँ पर हेड हंटर नामक एक जनजाति पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेड हंटर पूछा भी गया, हेड हंटर नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो पपुआ न्यू गिनी की सबसे प्रमुख जनजाति होती है ये, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आइलैंड, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है, और इंडोनेशिया और न्यू पपुआ न्यू गिनी 2 देश इस पर स्थित हैं। ये देखो यहाँ पे इसका लोकेशन यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये 20 से ऐसे हम काट देते हैं, देखो ये विषुवत रेखा गई है, तो यहाँ पे विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। और ये पपुआ न्यू गिनी वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। सबसे बड़ा आइलैंड कौन है? ग्रीनलैंड है, और दूसरा है पपुआ न्यू गिनी है, ठीक है। और ये इसे 20 से लाइन खींची गई है, इधर वाला भाग जो है वो इंडोनेशिया है, और इधर वाला भाग पपुआ न्यू गिनी नामक एक अलग देश है ये, ठीक है ना। अब याद रहेगा, ठीक है। अगला है क्यूबा द्वीप। क्यूबा द्वीप जो है ये प्रशांत महासागर में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, जो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है, ठीक है। और ये इस आइलैंड को कहते हैं चीनी का कटोरा। ये चीनी कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गन्ने का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ गन्ना, पूरे वर्ल्ड में गन्ने का उत्पादन तो सबसे ज़्यादा भारत और ब्राज़ील में होता है, लेकिन इस आइलैंड पर गन्ना सबसे बड़ा कारोबार है, चीनी उत्पादन, इसीलिए इस आइलैंड को कहते हैं चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है समाजवादी, यहाँ पर साम्यवादी शासन व्यवस्था थी, जबकि ये अमेरिका के साउथ में बिल्कुल है। अमेरिका के साउथ में होने के बावजूद भी यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है? साम्यवादी है, जबकि अमेरिका क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। तो अमेरिका और क्यूबा एक छोटे से देश में लेकर बहुत लंबे समय तक विवाद इस पर बना रहा है। तो यहाँ के एक राष्ट्रपति थे फिदेल कास्ट्रो, ये विश्व के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले व्यक्ति थे जो यहाँ रहते थे, और इनके बीच और अमेरिका के बीच जो है हमेशा युद्ध होता रहा है, हमेशा जो है मनमुटाव होता रहा है। तो एक छोटा सा देश होते हुए भी इसने अमेरिका को ठीक से जीने नहीं दिया है, ठीक है ना। ये है क्यूबा, साम्यवादी देश है, और इसके बाद ये है आपका अमेरिका, ठीक है। तो यह है आपका उत्तरी प्रशांत महासागर, जो वेस्ट इंडीज है उसी का ये अंग माना जाता है क्यूबा को, ठीक है। तो ये बहुत ही शक्तिशाली देश हो गया। और चाइना, ये रसिया ने अपना परमाणु बम ही लगा दिया था, परमाणु बम लगा के, और उसका मुंह किधर कर दिया? अमेरिका की ओर, ठीक है, बिल्कुल जिससे तनाव में रहे। तो ये आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड माना जाता है, ठीक है ना। याद रहेगा सबको क्यूबा के बारे में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको लोकेशन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेंस में अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो हमें क्यूबा के बारे में अगर लोकेशन नहीं मालूम होगी तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जो है इन सब की आवश्यकता पड़ती है कि हमें कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। तो इसलिए हमें होल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और होल नॉलेज अगर नहीं रहेगी तो चीज़ें आपसे हाथ से निकल जाएंगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला सॉरी वो आइलैंड है माल्टा द्वीप। माल्टा द्वीप भूमध्य सागर में ये भी छोटा सा आइलैंड है, जहाँ पे अंगूर और जैतून की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है, ठीक है। तो माल्टा आइलैंड जो है ये आपके लोकेशन, आपके आइलैंड इस पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो हर कोशिश मैंने ये किया है जितने आइलैंड है उनके जो मैप हैं वो आपको दिखाया जाए, कि जिससे आपको ये पता रहे, लोकेशन रहे कि वो है कहाँ पे, कि जिससे आपको पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक है। इसके बाद में अगला है मॉरिशस आइलैंड, मैंने अभी चर्चा भी किया था। मॉरिशस के आइलैंड में भी गन्ने की खेती की जाती है, ये भी ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित आइलैंड है, हिंद महासागर में है। और
यहाँ पर भारतीय मूल के लोग ज़्यादा रहते हैं। हाल में यहाँ पे इस द्वीप पर पर्यटन का विकास अनेक बहुत अच्छे से हुआ है। थोड़ा मॉरिशस के बारे में और बताऊँगा, मैं जानकारी आपको दूंगा। देखो ये है मॉरिशस, ठीक है, हिंद महासागर में है और यह अलग देश है। लेकिन यहाँ की जानते हैं, आपको पता भी नहीं होगा, हो सकता है आपको ना पता हो, यहाँ की राष्ट्रीय भाषा भोजपुरी है। जो बिहार की भाषा है वही भाषा यहाँ बोली जाती है, भोजपुरी भाषा बोली जाती है, ठीक है। अब दिमाग में आएगा कि यहाँ कैसे भोजपुरी बोली जाती है, कि ऐसा क्या कारण है कि यहाँ भोजपुरी बोली जाती है। तो यहाँ भोजपुरी बोलने के पीछे जो रीजन है ये है कि ये जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का अधिकार था तो उस समय अंग्रेज़ों ने क्या किया, बिहार के लोगों को पकड़ के ले जा कर के और मॉरिशस में गन्ने की खेती करवाते थे, ठीक है। गन्ने की खेती करवाते थे। उस पद्धति को कहते थे गिरमिटिया पद्धति, गिरमिटिया पद्धति, ठीक है, गिरमिटिया पद्धति कहते थे। उसी पद्धति के तहत ले जा करके और खेती करवाते थे मॉरिशस में। लेकिन जब मॉरिशस आज़ाद हो गया तो वहाँ बिहार के लोग का ही क्या हो गया, कब्जा हो गया। आज इसीलिए वहाँ बिहारी लोग ज़्यादा पाए जाते हैं और भोजपुरी भाषा बोलते हैं। तो वहाँ की राष्ट्रीय भाषा क्या हो गई, भोजपुरी हो गई। तो मॉरिशस में वही जो गन्ना मजदूर थे वही बाद में उन देश पर अधिकार कर लिए और कई बिहार के कई लोग वहाँ पे प्रधानमंत्री भी बने हैं, ठीक है। कई लोग वहाँ प्रधानमंत्री बने हैं बिहार के, ठीक है। और आज भी जो है वहाँ बिहार के ही लोग ज़्यादा पाए जाते हैं मॉरिशस में, ठीक है ना। और यहाँ पर्यटन का विकास बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे लोग घूमने भी जाते हैं, इंडिया के हों सब, हर देश के लोग यहाँ घूमने जाते हैं। लेकिन आज अभी तो आजकल कोरोना है इसलिए नहीं जाते हैं। लेकिन मॉरिशस में अच्छा घूमने का प्लान यहाँ लोग बनाते हैं और जाते भी हैं। अगला है नोबिवाक आइलैंड। ये नोबिवाक आइलैंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है। यह जो है प्रशांत महासागर में अलास्का के पास स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का है या बेरिंग सागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। और यहाँ पे एक जो है यूकान नामक एक राष्ट्रीय डेल्टा जो है राष्ट्रीय वन्यजीव बनाया भी गया है। यहाँ पे ये पूछा भी गया है IAS के एग्जाम में कि यूकान जो है डेल्टा राष्ट्रीय वन्यजीव कहाँ पाया जाता है। तो ये जो है नूनीवाक आइलैंड पे पाया जाता है और उसका लोकेशन ये आपके सामने है, ठीक है। ये है नूनीवाक आइलैंड और इसका लोकेशन है आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। और ये जो है बेरिंग सागर के पास स्थित है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आइलैंड है आइसलैंड। आइसलैंड एक देश भी है और ये एक आइलैंड है और ये बहुत बिल्कुल जो है प्लेटों की सीमा पर आइलैंड है ये, ठीक है। तो यहाँ भूतापीय ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये यहाँ बहुत सारे 100 से अधिक यहाँ ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं और जो हमेशा विस्फोट करते रहते हैं। बिल्कुल प्लेटों की सीमा पर है ये। देखो यहाँ लिखा है उत्तरी अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक कटक पर स्थित एक छोटा सा द्वीप है जो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। यहाँ गर्म पानी के स्रोत और अनेक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। देखो मैंने बताया ना भूतापीय ऊर्जा के लिए यहाँ प्रसिद्ध है। जो भूमि से नीचे ऊर्जा निकलती है यहाँ उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इस द्वीप पर 100 से अधिक ज्वालामुखी हैं। इनमें से 5 वर्ष बाद ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है, ठीक है। तो यह ज्वालामुखी की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है और हमेशा ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। अगला है लिपारी आइलैंड, ठीक है। लिपारी आइलैंड कहाँ है, पहले मैं आइसलैंड दिखा देता हूँ। ये है आइसलैंड, ये आइसलैंड है। और मैंने बताया था यहाँ पे जो प्लेट है, ऐसे प्लेट है ना, ये साकार कटक बनता है ना, तो बिल्कुल प्लेटों की सीमा पर है। इस देश के बिल्कुल बीच से प्लेट जाती है, ठीक है ना, बिल्कुल बीच से ऐसे प्लेट कट के जाती है, इसलिए यहाँ ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये किसका देश है, तो ये यूरोपीय देश माना जाता है, ठीक है ना। अगला है लिपारी आइलैंड। लिपारी आइलैंड ये भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित है जो इटली द्वारा शासित है। यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी पाई जाती है जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। प्रकाश स्तंभ क्या होता है, मसाल कहलाता है, ठीक है ना। मसाल क्या होती है, जैसे ध्यान समझना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। स्ट्रोम्बोली को जो है मसाल भी कहते हैं भूमध्य सागर की, क्यों, क्योंकि मसाल तरह जलती है। अगर हम अंतरिक्ष से देखें तो जैसे देखो ये है भूमध्य सागर, ठीक है। भूमध्य सागर के बीच में अगर कोई चीज़ जल रहा हो बीच में, तो हम क्या कहते हैं, मसाल जल रही है। तो ये वही मसाल जलती है, वहाँ पे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है, लिपारी द्वीप पर। तो वो जब जलती है तो अंतरिक्ष से देखने पे लगता है ना कि कोई मसाल जल रही है, तो इसीलिए उससे भूमध्य सागर की मसाल भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, इस पे विश्व प्रसिद्ध स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी
पाया जाता है, जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या फिर उसे क्या कहते हैं, मसाल कहते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है आईएएस के एग्जाम में, और एक बार नहीं आया है, 2-3 बार आ चुका है ऐसे क्वेश्चन। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को देने का प्रयास किया गया है कि जिससे आपको ये पता रहे कि हमें कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है ना। इसके बाद अगला आइलैंड और आइलैंड की बात करेंगे, जैसे कुरान द्वीप आइलैंड। ठीक है, क्यूराइल द्वीप आइलैंड। इस क्यूराइल द्वीप को बहुत याद रखना, ये आगे इसके बारे में अभी जब मैं जलधारा पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी ये आएगा। क्यूराइल आइलैंड यह उत्तरी प्रशांत महासागर में रूस के 56 बड़े और छोटे बड़े ज्वालामुखी द्वीपों का समूह है। क्यूराइल आइलैंड ये कहाँ किसका है, ये है जापान, रूस का आइलैंड है। ठीक है, और यहाँ पर रूस और इस आइलैंड को लेकर रूस और जापान के बीच विवाद भी है, और यहाँ पर कई सैनिकों के जो वो हैं सैनिक हैं, क्या कहते हैं, जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में जो सैनिक मारे गए थे उनकी कब्र भी बनाई गई है यहाँ पे। ठीक है ना, देखो यहाँ लिखा है, इनमें से कई द्वीपों पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं जो द्वीप सघन वनों से ढके हैं। रूस और जापान के बीच विवादास्पद भी है। यहाँ जापान के द्वितीय विश्व युद्ध के मारे गए सैनिकों की कब्र पाई जाती है। तो क्यूराइल द्वीप पूछा भी गया है कि अभी ये 2003-4 साल पहले बड़ा विवादों में था क्यूराइल आइलैंड। तो आईएएस ने जब विवाद कोई होता है ना, तो आईएएस वाले क्या करते हैं, जो पेपर बनाते हैं ना, सेटअप करते हैं, वैसे विवादों को खोज लेते हैं और उठा के क्वेश्चन में डाल देते हैं। तो पूछा गया था कि क्यूराइल आइलैंड का लोकेशन पूछा गया था कहाँ पे है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर में, और किन 2 देशों के बीच विवाद है, तो वो है रूस और जापान के बीच में विवाद है। ठीक है ना, ये यहाँ पे देखिए, ये लोकेशन आपको दी गई होगी, ये है क्यूराइल आइलैंड है। ठीक है, तो 2 देशों के बीच में यहाँ पर विवाद है। ठीक है ना। अगला बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आइलैंड है बेफिन द्वीप। यह कनाडा के उत्तर पूर्व में स्थित है और यह सदैव बर्फ से ढका रहता है। तो ये एग्जाम में क्यों इतना एक बार पूछा गया है यूपी में कि बेफिन द्वीप कहाँ पे है, तो बेफिन द्वीप जो है ये है आपका कनाडा में है, और ये देखिए बेफिन द्वीप है, और ये कनाडा का सबसे बड़ा आइलैंड भी माना जाता है बेफिन आइलैंड को। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इंसेशियन द्वीप जो है, इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा क्यूरो जो है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बेलारिक द्वीप ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सिसिली आइलैंड, ये तीनों का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है और इसके बारे में ज़्यादा जरूरी नहीं जानना। अगला है सिसिली आइलैंड, यह भूमध्य सागर में स्थित है। भूमध्य सागर में मैंने बताया ना कई आइलैंड पाए जाते हैं और सब इम्पोर्टेंट है, और यह भी इटली का भाग है, ये भी इटली का भाग है, और इटली का सबसे बड़ा द्वीप और सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है सिसिली आइलैंड पे, और यह किसका आइलैंड है, तो ये इटली का आइलैंड है, और यहाँ पे ज्वालामुखी भी पाया जाता है, और ज्वालामुखी का नाम क्या है, ज्वालामुखी का नाम है एटना ज्वालामुखी इसी आइलैंड पे पाई जाती है। ठीक है, और कला उद्योग और मदिरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ अंगूर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है भूमध्य सागर में जो है इन क्षेत्रों में जो है सबसे, ये इटली का सबसे बड़ी जनसंख्या और सबसे बड़ा आइलैंड है। इसमें एक चीज़ लेकिन ये भी याद रखना है कि इसमें एटना नामक ज्वालामुखी पाया जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन कई बार ये आ चुका है कि एटना जो है एटना आइलैंड कहाँ पाया जाता है, एटना ज्वालामुखी किस आइलैंड पाई जाती है, तो सिसिली आइलैंड पे। और सिसिली आइलैंड किसका है, तो ये किसका है, तो ये है आपका इटली का है। ठीक है ना। इसके बाद लुजोन द्वीप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लुजोन द्वीप ये है आपका कहाँ पे, तो लुजोन द्वीप है आपका प्रशांत महासागर में। पहले दिखा देता हूँ लोकेशन, फिर आपको बताता हूँ। देखो ये है आपका सिसिली आइलैंड जो भी मैंने बताया, और ये है आपका लुजोन आइलैंड। लुजोन आइलैंड क्या है इसके बारे में पहले चर्चा कर देता हूँ, तब आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है लुजोन, यह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है और यह फिलीपींस का सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है, और मैंने आपको बताया था कि मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। मनीला में जब हमारे यहाँ हरित क्रांति आई थी तो यहीं से चावल के बीज लाए गए थे। ठीक है, और देखो यहाँ लिखा है इस द्वीप पर चावल की खेती होती है और यह ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। यहाँ पे कई ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, पिंटाबो, मैकिनो। इन जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि जो फिलीपींस देश है उसकी राजधानी जो मनीला है वो किस आइलैंड पर है, तो वो लुजोन आइलैंड पर है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें जानना बेहद ज़रूरी भी है। ठीक है, कि जो है पूछा जाएगा एग्जाम से कि जो है लुजोन द्वीप किसका है, तो ये है फिलीपींस का। यह क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा
कि जो फिलीपींस की राजधानी मनीला है ये किस आइलैंड पर है, तो लुजोन द्वीप आइलैंड पर है। ठीक है। अगला है होkkaido। होkkaido जो है ये जापान का एक आइलैंड है, जो उसका दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। कौन सा? होkkaido। तो होkkaido जापान की जो है एक बहुत बड़ा आइलैंड है। ये देखो जापान है, देखो यहाँ पे ये है पूरा जापान, और जापान में जो है ये पूरा जापान है, और जो उत्तर वाला क्षेत्र है ये है आपका होkkaido आइलैंड। तो होkkaido आइलैंड किसका है? जापान का आइलैंड है। तो जापान कई आइलैंड को मिला करके जापान बनाया गया है, उसमें होkkaido भी एक प्रमुख इंपॉर्टेंट आइलैंड है। ठीक है। यह लिखा है कि उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह द्वीप पर महासागरीय प्लेट के टकराने से हुआ है। लेकिन एक बहुत सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि इसी द्वीप पर जापान की एनु जनजाति निवास करती है। मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था कि एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये होkkaido में ही पाई जाती है वहाँ पे, और यहाँ सबसे बड़ी जनजाति है ये। ठीक है। और ये उसका एक स्टेट भी है, किसका? जापान का, होkkaido। ठीक है। जापान में जो है ऐसे ऐसे आइलैंड पाए जाते हैं। बाकी अभी और आइलैंड जापान का आएगा तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाकी जब मैपिंग कराऊंगा तो वहाँ भी मैं बताऊंगा जापान के बारे में। ठीक है। अगला है आपका न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड का आइलैंड जो है ये अमेरिका का में, ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जो कनाडा का आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है, कनाडा का ये। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड। और यह मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और इसके आसपास क्षेत्रों में कार्ड मछली बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। ये देखिए न्यू फाउंडलैंड आपको यहाँ दिख रहा है, ये आपको न्यू फाउंडलैंड दिख रहा है। ठीक है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ बता देता हूँ आपको, जिससे आपको ये चीज़ें याद रहे। एक आप मूवी आई थी टाइटैनिक मूवी आई थी, टाइटैनिक। तो टाइटैनिक मूवी जो आई थी उसमें ये दिखाया गया था ना कि टाइटैनिक जहाज़ डूब गया जो है, और वो किसी पत्थर से टकरा करके, वो क्या कहते हैं, चट्टान से टकरा करके। ठीक है, देखा होगा। तो वो जो है वो जो जहाज़ था टाइटैनिक, वो कहाँ से कहाँ जा रहा था, तो वो जा रहा था इंग्लैंड से अमेरिका आ रहा था वो। तो बीच में जो आइलैंड पड़ा था वो कौन पड़ा था? न्यू फाउंडलैंड। तो टाइटैनिक जहाज इसी न्यू फाउंडलैंड से टकराई थी। ठीक है। और टकरा करके जो है वो इसी से और डूब गया था यहीं पे। तो पूछा जाता है कई बार इंटरव्यू में, या वैसे भी पूछा जा सकता है कि टाइटैनिक जो जहाज है, क्योंकि बहुत सबसे अधिक ऑस्कर अवार्ड कौन जीता है? टाइटैनिक ने जीता है, इसलिए पूछा जा सकता है। तो वो इंग्लैंड से जा रहा था, जब यहाँ गया, जब यहाँ पहुँचा, ये टकराया क्यों, ये भी बता देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर एक गर्म जलधारा चलती है, गर्म स्ट्रीम, उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, वो गर्म है। और यहाँ से एक जलधारा आती है लेब्राडोर। तो लेब्राडोर जलधारा वो ठंडी है, और गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म है। तो गर्म और ठंडा जब जलधाराएं मिलती हैं तो वहाँ पे कुहरे का विकास हो जाता है। ठीक है, कुहरे का विकास हो गया, तो उससे क्या हुआ कि वो जहाज जब जा रहा था देखा नहीं, उसको पता नहीं चल पाया कि तट है कहाँ पे। और जब वो घूमना शुरू किया तो वो जा करके इसी चट्टान से टकरा गया। ठीक है, आइलैंड में जो चट्टान थी। तो ये पूछा भी जाता है कि वो जहाज किस द्वीप से टकराया था, तो वो जहाज न्यू फाउंडलैंड द्वीप से टकराया था। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, तो ये आइलैंड आपको लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है ना, जैसे लुजोन कहाँ है, और जो है न्यू फाउंडलैंड, सिसिली आइलैंड, इस सब के बारे में आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है, लेकिन आप कोशिश ये करना कि गलत ना होने पाए। ठीक है ना। इसके बाद में है सेशल्स द्वीप जो है, सेशल्स आइलैंड कहाँ है पहले आपको दिखा देता हूँ मैं। सो सेशल्स आइलैंड जो है ये आपका यहाँ पे है, और ये है अरब सागर में है। ठीक है ना, हिंद महासागर में सेशल्स आइलैंड स्थित है। ठीक है, ये बहुत भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, क्योंकि ये भारत की सुरक्षा की दृष्टि से इस आइलैंड के साथ जो है भारत ने अभी हाल में समझौता किया है नौसैनिक अड्डा बनाने का, जिससे हिंद महासागर की सुरक्षा और आसानी से की जा सके। ठीक है, तो सेशल्स आइलैंड जो है ये कहाँ है? ये हिंद महासागर में स्थित है, ये ज्वालामुखी क्रिया से बना हुआ है। ठीक है। अगला है तिमोर द्वीप। तिमोर द्वीप कहाँ है? तिमोर एक देश भी है, और इसकी राजधानी दिल्ली है। ठीक है, इस पे जो है इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली। दिल्ली नहीं है, इसकी राजधानी दिल्ली इसकी राजधानी है, पूर्वी तिमोर की, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, इस पे खनिज तेल पाए जाते हैं, और ईस्ट तिमोर नामक एक देश इस पर स्थित है। तिमोर द्वीप पर एक ईस्ट तिमोर नामक देश है, और उसकी राजधानी क्या है? दिल्ली है, दिल्ली नहीं है। एक बार ऐसे क्वेश्चन आ गया था कि दिल्ली किसकी राजधानी है, तो कई लोगों ने भारत लगा दिया, उसमें ऑप्शन भारत भी था, लेकिन वो किसकी राजधानी है? वो है आपका ईस्ट तिमोर की राजधानी है। ठीक है ना, ये यहाँ पे है आपका
ये देखो ये है तिमोर आइलैंड, ठीक है, ये यहाँ पे तिमोर आइलैंड, और इस पे एक देश भी है जो है आपका ईस्ट तिमोर, ठीक है। इसके बाद में अगला आइलैंड है टिएरा डेल फ्यूल्गो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कोस्को आइलैंड, ये मैंने बता चुका हूँ, पहले भी आ चुका है, ये फ्रांस का आइलैंड है, ठीक है। और इसके बाद में पिको द्वीप भी कोई मतलब नहीं है। कनारी द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है। कनारी द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक जलधारा भी बहती है, कनारी आइलैंड जलधारा बहती है, और ये आइलैंड किसका है, स्पेन का आइलैंड है, और यहाँ पे ठंडी कनारी जलधारा बहती है, ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है, ठीक है। कनारी आइलैंड के कारण ही देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो कनारी आइलैंड है, ठीक है, ये कनारी आइलैंड ये बना हुआ है, और यहीं से जब ठंडी जलधारा बहती है तो उसका नाम हो जाता है कनारी जलधारा। और ठंडी जलधारा बहने के कारण आसपास वर्षा नहीं हो पाती क्योंकि वाष्पीकरण होगा नहीं, क्योंकि ठंडी जलधारा है। तो इस कारण से क्या होता है कि जो हमारा सहारा मरुस्थल है अफ्रीका का, उसका निर्माण कौन करता है, यही कनारी जलधारा करती है। तो कनारी आइलैंड के कारण ही उसका नाम रखा गया कनारी जलधारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जलधारा है, इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके आगे मैं आइलैंड जब वो जलधारा पढ़ाऊंगा तो हम वहाँ डिटेल में बताऊंगा, चीज़ें को अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अगला है कंगारू द्वीप। कंगारू द्वीप जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है जो है, और यह पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, ठीक है। तो कंगारू द्वीप, क्योंकि कंगारू कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, तो कंगारू आइलैंड जो है यहीं पे है आपका, ठीक है। मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, यहीं पे स्थित है वो आइलैंड, ठीक है ना। ये आइलैंड यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे, ठीक है। तो कंगारू आइलैंड है, यहाँ दिखाया नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बना के बता देता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद में अगला आइलैंड है सिंगापुर। सिंगापुर देश भी है और एक आइलैंड भी है सिंगापुर, ठीक है। और ये जो है एक बंद, यहाँ ये 100% साक्षरता पाई जाती है, और यहाँ पे व्यापारिक शैक्षिक गतिविधियाँ ये सब बहुत ज़्यादा होती हैं सिंगापुर में, और यहाँ पे 100% साक्षरता पाई जाती है, 100% यहाँ पे नगरीकरण पाया जाता है। यहाँ पे गांव नहीं है, पूरा नगरीकरण है, ठीक है। और यहाँ पे बंदरगाह और हवाई अड्डा बहुत अच्छा पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे ईस्टर्न पोर्ट का उदाहरण कहा जाता है इसको, ठीक है। और सिंगापुर का विकास क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे व्यापारिक मार्ग पे स्थित था ये, यहाँ मैं बता देता हूँ जिससे आपको याद रहे। देखो ये ध्यान से देखना, देखो जब हम चाइना की ओर व्यापार, जापान की ओर व्यापार करते हैं तो हम ऐसे आते हैं मलक्का आइलैंड होते हुए और तब जाते हैं, तो बीच में कौन पड़ गया, सिंगापुर। तो सिंगापुर ट्रैफिक लेता है बहुत ज़्यादा, जो लोग व्यापार उसके क्षेत्र से करते हैं, इसी कारण यहाँ पे क्या है कि यहाँ डेवलप बहुत ज़्यादा हो गया सिंगापुर। और सिंगापुर वर्तमान में जो है 100% नगरीकरण वाला, 100% साक्षरता का देश है। यहाँ पे गरीबी और रीबी भी बिल्कुल नहीं पाई जाती है, एकदम बिल्कुल गरीबी से जीरो है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आइलैंड है सिंगापुर और एक देश भी है, ठीक है, और इसकी राजधानी सिंगापुर ही है, ठीक है। इसके बाद में अगला है एलुसियन आइलैंड कहाँ है, तो ये भी प्रशांत महासागर में है और ये भी ज्वालामुखी से निर्मित है। एलुसियन आइलैंड कहाँ है, ये आपको आपके स्क्रीन पर है, ये है रहा, ठीक है। ये भी अमेरिका, इस पर अमेरिका का अधिकार है, ठीक है ना। इसके बाद में अगला है कांका ताओ द्वीप। कांका ताओ द्वीप एक ज्वालामुखी है। इसका खासियत क्या बता देता हूँ मैं, कि पहले तो ये कहाँ है, तो ये जो है जावा और सुमात्रा आइलैंड के मध्य में छोटा सा द्वीप है ये, जो इंडोनेशिया का अंतर्गत है। इसकी खासियत यह है कि एक बार यहाँ 1883 में एक भयानक विस्फोट हुआ था, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, और इस द्वीप पर इसकी आवाज़ ऑस्ट्रेलिया तक गई थी। इस आइलैंड पे जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो उसकी आवाज़ कहाँ तक गई, ऑस्ट्रेलिया तक उसकी आवाज़ सुनाई दी थी। और ये देखिए, ये है यहाँ पे जावा सुमात्रा, बीच में कांका ताओ द्वीप है, और यहाँ जब विस्फोट हुआ ज्वालामुखी का तो ऑस्ट्रेलिया तक उसकी आवाज़ सुनाई दी थी। तो कहा जाता है ना कि ये कांका ताओ आइलैंड ये यूपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। हर तीसरे चौथे साल एक बार ये क्वेश्चन जरूर पूछ देता है, कांका ताओ द्वीप कहाँ, आइलैंड कहाँ है, या तो इंडोनेशिया में है, ये भूमध्य, ये कहाँ है, हिंद महासागर का पार्ट माना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में ये हो गया आपका कांका ताओ द्वीप हो गया, ठीक है। इसके बाद में कुछ और आइलैंड है, उनके बारे में भी चर्चा कर देता हूँ कि जिससे आपको कहीं कोई डाउट ना रहे। आज मैं सारे आइलैंड, जितने भी आइलैंड हैं, मैं कोशिश करूँगा आज सबको आपको बता दूँ। आपका काम क्या है कि आप इसको लगातार पढ़ते रहेंगे तो अब धीरे धीरे आपको याद होता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि आइलैंड हमारे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमें जानना बेहद ज़रूरी है आइलैंड को, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और गलत भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप लोग ऐसा कोशिश मत ये करना कि गलत ना होने पाए, ठीक है।
अगला है न्यू कैलिडोनिया। न्यू कैलिडोनिया आइलैंड जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है, पर फ्रांस का ये बाह्य क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। और ये जो है एक आइलैंड है, मैंने बताया ना फ्रांस के बहुत सारे आइलैंड हैं, इसलिए उसका टाइम जोन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो न्यू कैलिडोनिया का किसका आइलैंड है? फ्रांस का आइलैंड है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखना बस। मिंडानाओ आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है और ये फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है। लुनोज पहला था, दूसरा ये है, ज्वालामुखी क्रिया से ये निर्मित है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे मिंडानाओ, तो ये पूरा फिलीपींस देश है, उसी का ये दूसरा आइलैंड है ये, ठीक है ना। इसके बाद लॉर्ड नोए द्वीप, कोई मतलब नहीं है इसका, ये सब कोई मतलब नहीं है। न्याओ द्वीप, कुक द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, कुक द्वीप कहाँ है इसके बारे में जानना जरूरी है। बाकी वो सब जो ऊपर के देश हैं द्वीप है, उनका कोई मतलब नहीं है, इसलिए उनको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है ये, और ये न्यूजीलैंड का आइलैंड है, ठीक है। कुक आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है और यह परवाल और एटॉल से बना हुआ है, ठीक है। और इसका सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे उद्योग धंधा बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ फ्रांस द्वारा अनेक निगरानी केंद्र भी स्थापित किया गया है। लेकिन यह है किसका आइलैंड? तो ये आइलैंड है न्यूजीलैंड का, ठीक है ना। ये न्यूजीलैंड का आइलैंड माना जाता है, ठीक है ना। और ये आइलैंड कहाँ पे है? ये आपका कुक आइलैंड यहाँ पे है, ये है आपका कुक आइलैंड, ठीक है। ये न्यूजीलैंड का आइलैंड है, कुक आइलैंड, ठीक है ना। अगला है ईस्टर द्वीप, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो नहीं, छोड़ दूंगा मैं। अगला है टोगा द्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ कई भारतीय भी रहते हैं, पाए जाते हैं। टोगा आइलैंड यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, यहाँ 300 किलोमीटर में फैला है एक द्वीप है ये। यहाँ पे कुल 169 द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। टोगा टापू इसका सबसे बड़ा द्वीप है और यहाँ पे जनसंख्या, अधिकांश जनसंख्या यहाँ भारतीय रहती है, ठीक है। कृषि कार्य करती है, नारियल वारियल की खेती करती है। और यहाँ देखो भारतीय कहाँ पाए जाते हैं, देखो टोगा आइलैंड कहाँ है, बिल्कुल प्रशांत महासागर के बीच में। तो हमारे विश्व के जितने भी देश हैं, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे भारतीय ना पाए जाएं, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो ये सब वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में अगला आइलैंड है मार्शल आइलैंड, उसके बारे में पहले देख लो। मार्शल आइलैंड ये है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है मार्शल आइलैंड का? मार्शल आइलैंड अमेरिका का है और यहीं पर अमेरिका अपने परमाणु जो बम है उसको यहीं पे रखा हुआ है और उसका परीक्षण भी यहीं पे करता है वो, ठीक है ना। बहुत सारी मिसाइलें भी लगा रखी है मार्शल आइलैंड में। ये पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, मार्शल आइलैंड कहाँ पे है? तो मध्य प्रशांत महासागर में ये पाया जाता है, ठीक है। 34 द्वीप यहाँ पाए जाते हैं और यहाँ विश्व की सबसे बड़ी एटॉल है ये। यहाँ पे लेगून, झीलें भी हैं और जो है यहाँ पे अमेरिका का परमाणु परीक्षण किया जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि अब पूछा जाएगा कि अमेरिका अपना परमाणु परीक्षण कहाँ करता है, तो मार्शल आइलैंड पे। और जो मार्शल आइलैंड की एक बहुत अच्छी जानकारी आपको बता देता हूँ कि मार्शल आइलैंड की जनजातियों ने अमेरिका पे केस कर दिया संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कि ये लोग हमारे यहाँ आते हैं, यहाँ वहाँ के नागरिकों ने, कि आखिर ये बताइए कि हमारी क्या गलती है जो हमारे यहाँ के परमाणु परीक्षण करते हैं और हमारे बच्चे जो है आने वाली पीढ़ी को नुकसान होता है। तो इसका काफ़ी विरोध किया गया। वहाँ की जो जनसंख्या थी उसने विरोध किया, वहाँ के लोग विरोध किए कि अमेरिका के हम हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका यहीं पे लाके परमाणु परीक्षण करे, ठीक है। ये भी बहुत विवादों में रहा है और आज भी इसका केस चल रहा है कि यहाँ परमाणु परीक्षण ना होने पाए। तो अमेरिका वर्तमान में परमाणु परीक्षण तो नहीं किया इस आइलैंड पे, लेकिन लगातार विवाद बना हुआ है क्योंकि वहाँ परमाणु बम रखे हैं। कल का मान लो कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कल का कोई मतलब भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी आ जाए, वो फट जाए परमाणु बम, तो क्या होगा? तो आइलैंड के लोगों ने विरोध किया है, कई बार विरोध किया है अभी तक, और कई बार आया भी है क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला है नौरू आइलैंड, ठीक है। नौरू आइलैंड भी, इसमें भी भारतीय बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी प्रशांत महासागर में स्थित है और यहाँ पे पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला है गुआम आइलैंड, ये भी अमेरिका का आइलैंड है, ये प्रशांत महासागर में है। यहाँ पे अमेरिका का बहुत बड़ा सैनिक अड्डा है, ठीक है ना। ये भी अमेरिका का अड्डा है और इसकी खासियत क्या है बता देता हूँ, यहाँ गौर करना। यह है गुआम आइलैंड। जब ध्यान समझना, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो सुना होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ, कि अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया हिरोशिमा और नागासाकी पे, ठीक है। और हिरोशिमा नागासाकी किसके शहर हैं? तो वो है जापान के शहर। और अमेरिका ने पहली बार विश्व में परमाणु बम का प्रयोग किया था किसके ऊपर? जापान के ऊपर।
लेकिन आखिर जापान के ऊपर बम गिराने के पहले कारण क्या रहा होगा भाई? ऐसे तो कोई गिराएगा नहीं बम, और वो भी परमाणु बम गिरा देगा, ऐसा नहीं करे, ऐसा ऐसा तो कोई देश नहीं करेगा कि ऐसा क्या हो जाए कि परमाणु बम का प्रयोग करना पड़े। तो परमाणु बम का प्रयोग इसलिए किया गया था क्योंकि जापान ने इसका एक गुआम द्वीप पे पर्ल हार्बर है, पर्ल हार्बर एक मूवी भी आई थी, उस पर दिखाया भी गया है। तो पर्ल हार्बर पर जो है जापानी जो है जहाज़ों ने बम वर्षा कर दी और इस आइलैंड पे कम से कम 1000 लोग मारे गए। उसका पूरा नौसैनिक अड्डा बर्बाद हो गया, उसके जितने पानी के जहाज़ थे, जितने लड़ाकू विमान थे अमेरिका के, सब नष्ट हो गए। तभी इसी कारण अमेरिका गुस्सा होकर के और जापान पे परमाणु बम गिराया था उसने। तो वो कौन सा आइलैंड था? वो गुआम आइलैंड था, जिसको लेकर के विवाद फैला हुआ था, ठीक है ना। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे गुआम आइलैंड को लेकर उत्तर कोरिया ने भी हमला करने का प्लान बनाया था कि अमेरिका के इस पर हमला कर दे, लेकिन बाद में फिर नहीं हो पाया। तो गुआम आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अमेरिका का आइलैंड है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद में एक आइलैंड है लॉन्ग आइलैंड, ये जो है अमेरिका का आइलैंड है या पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। और लॉन्ग आइलैंड छोटा सा आइलैंड है, ये यहाँ पे है, ये देखो लॉन्ग आइलैंड है, ठीक है ना। इसके बाद में अगला है फुटेक द्वीप, कोई मतलब नहीं है। पेनांग द्वीप, कोई मतलब नहीं है इन सब का, ठीक है। इसके बाद में अगला है, अब आते हैं हम लोग, ये आइलैंड तो आपका हो गया, ठीक है ना, आइलैंड तो आपका हो गया पूरा। तो सारे मैंने आइलैंड आपको बता दिए हैं, जिससे कहीं आपको कोई डाउट ना रहे। और कोशिश यही है मेरी कि आप लोग इसको जो है लगातार इसको पढ़ते रहें, ठीक है। जब आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपको चीज़ें हमेशा याद होती चली जाएंगी। और सारे आइलैंड आपको दे दिया गया है, तो आपको एक तरह से ये रहेगा कि आपके पास सारा नोट्स रहेगा, तो आपको पढ़ने में क्या होगा, आसानी होगा। और आपके पास जो है ये वीडियो और पीडीएफ दोनों मिल जाएगा, तो उससे क्या होगा कि एक तरह से आपके पास नोट्स रहेगा, तो पढ़ने में आपको चीज़ें आसान लगेगा, ठीक है ना। अब हम लोग जो है आइलैंड मैंने आपको पूरा बता दिया है, विश्व में कितने आइलैंड हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। तो आप लोग जो इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं, ठीक है, जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपका काम यह है कि लगातार बेटा आप लोग इसको देखते रहना, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछना हमसे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एशिया की प्रमुख नदियाँ, आज हम लोग करेंगे एशिया की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, हम इसकी चर्चा आज आप लोगों से करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी नदियाँ आपसे पूछी जाती हैं क्वेश्चन, कौन नदी कहाँ से निकलती है, कौन नदी कहाँ गिरती है, और कौन नदी किस देश की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है, ठीक है। तो एक एक करके हम सबकी चर्चा कर देंगे, जिससे आपको कहीं कोई डाउट ना रहे। तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, सब नदियों की चर्चा मैं करूँगा धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन कोशिश आज करूँगा एशिया की नदियों के बारे में बताऊँगा आपको, फिर अफ्रीका की नदियाँ बताऊँगा, फिर उत्तरी अमेरिका बताऊँगा, दक्षिण अमेरिका बताऊँगा। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको सब नदियों के बारे में आपको पढ़ा दिया जाए, जिससे कहीं आपको कहीं कोई डाउट ना रहे। और आप जो है लगातार इसको संपर्क पढ़ते रहेंगे, तो आपके साथ क्या होगा कि सारे जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, इससे आपको चीज़ें समझ में आएँ, ठीक है ना। पहली नदी है इरावदी नदी। इरावदी नदी यह है म्यांमार में बहती है, जिससे हम लोग पहले बर्मा कहते थे ना, वो म्यांमार में बहती है। यह म्यांमार की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, इसे म्यांमार की जान कहते हैं। जिसे हमारे यहाँ सबसे बड़ी नदी कौन है, गंगा, और सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ बसती है, गंगा में, गंगा के मैदान में। इसीलिए म्यांमार की सबसे प्रमुख नदी कौन है, इरावदी नदी है। इसके किनारे जो है मांडले शहर स्थित है, मांडले नामक जो शहर है स्थित है। और मांडले उस समय एक जेल थी जहाँ पे बाल गंगाधर तिलक को जेल में रखा भी गया था, ठीक है। ये मांडले इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इरावदी और चिनबिद नदी का मध्यवर्ती क्षेत्र कपास के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ पे अभी मैं लोकेशन दिखाता हूँ। तो इरावदी और चिनबिद दो नदियों के बीच का जो भूमि है, जो दोआब है, वहाँ पे कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। और जो इसका डेल्टा है इरावदी का, उसमें म्यांमार का चावल कटोरा कहा जाता है, वहाँ पे चावल खेती बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और याद रखना इसे म्यांमार की गंगा भी कहते हैं, कहीं नोट कर लेना, इसमें नहीं लिखा है। तो इरावदी को म्यांमार की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये है आपकी इरावदी नदी, देखो यहाँ ध्यान से, इरावदी नदी है आपकी, ये है आपकी इरावदी नदी, ठीक है, ये म्यांमार में बह रही है। चिनबिद नदी ये है, और सॉल्बिन नदी ये है, ठीक है। और इसके बाद में चाओ फांग नदी ये है, मिकोंग नदी ये है, रेड नदी ये है। और सब नदियाँ कहाँ से निकली हैं, तिब्बत के पठार से निकली हैं, ठीक है। इधर पीली नदी है, अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो सब नदियाँ कहाँ निकली हैं, तिब्बत के पठार से। हमारे देश में कई नदियाँ निकली हैं तिब्बत पठार से, जैसे आपका सतलज,
जैसे जैसे ब्रह्मपुत्रा, जैसे घाघरा, ठीक है, बहुत सी नदियाँ ऐसे कोसी। इसके अलावा फिर आपका सिंधु नदी। तो तिब्बत के पठार बहुत ऊंचा है और यहाँ से हर क्षेत्र में नदियाँ निकलती हैं, बहुत सी नदियाँ भी निकलेंगी और आपको मैं दिखाऊंगा। तो तिब्बत पठार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ बर्फ़ का क्षेत्र है और कई नदियों का स्रोत माना जाता है, जिस पर बहुत सारी सभ्यताएँ बसी हुई हैं, ठीक है ना। इसके बाद में इरावदी आपको पता चल गया। इसके बाद में अगली नदी है साल्बिन नदी। साल्बिन नदी अभी आपको मैंने दिखाया, यह म्यांमार के पूर्वी भाग में बहती है साल्बिन नदी। यह दक्षिण, ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है, सान पठार से होते हुए दक्षिण भारत में बहती है। तो निकली कहाँ से? तिब्बत के पठार से। यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ये सबसे प्रमुख नदी है और ये सबसे लंबी नदी मानी जाती है म्यांमार की, ठीक है। और यह नौकायन यहाँ किया जाता है और यहाँ पे भी कई छिपराएँ और जलप्रपात ये नदियाँ बनाती हैं, क्योंकि पर्वतों से बहती हैं तो ये नदियाँ बनाती हैं कई जलप्रपात, ठीक है। और यहाँ ये इसके क्षेत्र में भी, डेल्टाओं में भी चावल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तो म्यांमार में 3 प्रमुख नदी है, चिनबिद, इरावदी और साल्बिन। इन तीनों के बारे में बेटा आप सबको याद रखना पड़ेगा, ये नदी कहाँ बहती है, कैसे बहती है और कैसे गिरती है, ठीक है। और सब बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ बंगाल खाड़ी में आकर के सब गिर जाती हैं, ठीक है। लेकिन कहाँ निकलती हैं? तिब्बत के पठार से म्यांमार में होते हुए बहती हैं ये, ठीक है ना। अगला है साओ प्रायानी, यह मिनाम नदी। मिनाम नदी जो है ये थाईलैंड की नदी है और इसी नदी किनारे बैंकॉक स्थित है। जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है वो इसी नदी किनारे स्थित है और इसके भी डेल्टाई भागों में क्या पाया जाता है? चावल की खेती होती है। इसके डेल्टाई भागों में भी चावल बहुत ज़्यादा पैदा किया जाता है और इसकी खेती की जाती है, ठीक है ना। अगली जो नदी है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है, वो है मेकांग नदी। मेकांग नदी जो है कई देशों से होकर बहती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी मानी जाती है मेकांग नदी। पहले इसके बारे में हम आपको मेकांग दिखा देते हैं, यहाँ गौर करना ध्यान से। तो मेकांग नदी निकलती है तिब्बत के पठार से और ये नदी जो है ऐसे 3-4 देशों से बहते हुए और तब आकर ये गिरती है दक्षिण चीन सागर में, ठीक है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी में से एक है ये मेकांग नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है यह इंडो चीन वियतनाम की सबसे लंबी नदी है, वियतनाम में बहती है और सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थल तिब्बत है, मैंने बताया अभी तिब्बत से निकलती है। यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है, अभी मैंने बताया आपसे। और यह कई अनेक देशों से गुजरती है, ये भी बताया आपसे। और सीमा बनाती है, कई देशों की क्या करती है? सीमा बनाती है। अतः इसे ईस्ट का डेन्यूब भी कहा जाता है। ईस्ट का डेन्यूब मतलब कि जैसे डेन्यूब नदी जो है अमेरिका वहाँ बहती है यूरोप में और 8 देशों से बहती है डेन्यूब नदी, उसी तरह से 4-5 देशों में मेकांग नदी भी बहती है, इसलिए इसको कहते हैं ईस्ट का मतलब पूरब का डेन्यूब नदी बोलते हैं इसको। किसको? मेकांग को बोलते हैं। इसके किनारे जो है नोम्पे और हो ची सिंह सिटी नगर स्थित है। नोम्पे किसकी राजधानी है? तो ये है आपका कंबोडिया की राजधानी है, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण वियतनाम की मेकांग घाटी चावल के लिए प्रसिद्ध है और इसे वियतनाम की गंगा भी कहा जाता है। तो मेकांग नदी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसे जो है वियतनाम की गंगा भी कहते हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है इसकी घाटी पर और ये बहुत उपजाऊ नदी है ये, ठीक है। बहुत ही उपजाऊ नदी इसका क्षेत्र में है और यहाँ चावल की खेती बहुत व्यापक पैमाने पे होती है और पूरे वर्ष चावल की खेती ये लोग करते हैं मेकांग नदी के क्षेत्र में, ठीक है ना। इसके बाद में अगली नदी है रेड नदी। रेड नदी जो है ये भी उत्तरी वियतनाम में बहती है, ठीक है। रेड नदी 2 है, एक अमेरिका में भी बहती है और एक रेड नदी है जो ये क्या कहाँ बहती है? तो ये बहती है आपका वियतनाम में बहती है, ठीक है। और यह जो है ये भी चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है और इसके किनारे ही हनोई नामक शहर है, जो वियतनाम की राजधानी हनोई है वो इसी नदी के किनारे स्थित है। ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे रेड नदी आपको दिखाई गई है, ठीक है। आपको समझाने के लिए रेड नदी यहाँ बनाई गई है, ये देखो यहाँ ध्यान से, ये रेड नदी बह रही है, ठीक है। रेड नदी आपको दिख रही है, ठीक है। इसके बाद अगला है सिक्यांग नदी। सिक्यांग नदी ये चीन में बहती है और ये चीन के पूर्वी यूनान क्षेत्र से निकलकर जो है दक्षिण चीन सागर में गिरती है। चीन में कुल रेशम उत्पादन का आधे से अधिक उत्पादन यांगसी सिक्यांग नदी के डेल्टाई भागों में किया जाता है। यांगजी नदी जो है ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये यांगजी, अभी दिखाऊंगा। तो यांगजी और सिक्यांग 2 नदियों के डेल्टाई भागों में बहुत ज़्यादा खेती की जाती है और साथ में रेशम उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है।
और इस नदी में बेसिन में सघन जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जनसंख्या का अधिक चाइना में इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा है। ये देखो सिक्यांग नदी है, देखो यहाँ ध्यान से ध्यान देना, ये है सिक्यांग नदी, ये वाली। ठीक है, ये है सिक्यांग नदी और ये है यांगजी नदी और ये है आपका दक्षिण चीन सागर। तो इसी में गिरती है। ये जो क्षेत्र है चाइना का, ये जनसंख्या का बहुत बाहुल क्षेत्र है, इसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है और यहाँ खेती बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ ये मैदान बहुत उपजाऊ मैदान माना जाता है। ठीक है, ये नदियाँ हो गया आपका दक्षिण पूर्व चीन सागर की शेरावती मैंने बताया, सालबिन मैंने बताया, फिर इसके बाद में मेनाब नदी बताया, मिकांग बताया, रेड नदी बताया, सिकांग नदी। 6 नदियाँ मैंने आपको बताया है आज अभी तक। ठीक है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं और इनकी ये नदियों के बारे में अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता है। वहाँ वो भारत की पढ़ लेते हैं, वर्ल्ड की 4 नदियाँ पढ़ लेते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी नदियाँ हैं जो यूपीएससी का कोर है, ये ऐसी नदियाँ यूपीएससी का कोर मानी जाती हैं। यहाँ से क्वेश्चन जब आता है तो लोगों का बहुत ज़्यादा गलत भी होता है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन आपसे गलत ना हो पाए और ये सारी नदियों को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपका गलत होना तय है। क्यों? अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे नदी आ जाता है क्वेश्चन, कभी कभी होता बहुत आसान है लेकिन लोग नहीं पढ़ने के कारण वो क्वेश्चन क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको इस बार मैंने कोशिश यही किया कि आप तक मैंने लगभग हर चीज़ पहुंचाने का प्रयास मैं कर रहा हूं कि जैसे आपको समझ में चीज़ें आएँ और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे उस चीज़ को बार बार मैप में देखना है, ये सब करते रहेंगे तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी बिल्कुल, और आपको अच्छा भी लगेगा पढ़ने में। ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है हुआंग हो नदी। हुआंग हो नदी जो है ये चाइना में बहती है, इसे पीली नदी कहा जाता है। ठीक है, हुआंग हो नदी, देखो यहाँ पे हुआंग हो नदी में इसको पीली नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नदी जहाँ बहती है उसके बगल में एक मरुस्थल पाया जाता है। तो उस मरुस्थल में जो है लोयस का पठार पाया जाता है। लोयस का पठार देखो मैं दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, ध्यान देना सब लोग बेटा। हुआंगहो नदी जब तिब्बत पठार से निकलती है ऐसे, ये आके पीला सागर में गिर गई। तो ध्यान देना, जब ये हांगहो नदी निकलती है तो यहीं पर एक मरुस्थल है, ओडास मरुस्थल। तो ओडास मरुस्थल से जो वो उस मरुस्थल की मिट्टी कैसी है, पीली। तो नदी जब इसमें बहती है तो वो नदी का पानी कैसा हो जाता है, पीला। तो इसलिए इसको कहते हैं पीली नदी भी बोला जाता है हांगहो को। और जहाँ जिस सागर में गिरती है वहाँ का पानी भी पीला कर देती है, इसलिए यहाँ पे नाम भी क्या पड़ गया, पीला सागर। तो पीला नदी, रेड नदी कहाँ बहती है, यहाँ बहती है। और पीली नदी कहाँ बहती है, तो चाइना में बहती है। ठीक है ना। अब मैं पढ़ देता हूँ, ये देखिए ध्यान से, यह लिखा है, यह महान नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और पीला सागर में गिरती है, भी मैंने दिखाया। यह नदी लोयस के पठार से उड़कर लाई गई पीली मिट्टियों को बहा कर ले जाती है, अतः इसे पीली नदी भी कहते हैं। यह मार्ग बदलने के लिए बहुत विख्यात है। मार्ग बदलने के लिए मतलब ये नदी जब बहती है तो ये मार्ग बदलती रहती है, क्योंकि इसके आसपास मिट्टी अलग क्षेत्र पाया जाता है, तो ये बाढ़ बहुत ज़्यादा लाती है। इसी कारण इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी को, और बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं, क्योंकि इसे बाढ़ लाती हैं हर साल। उसी तरह से हांगहो नदी या जो हुआंगहो नदी जो है या पीली नदी चाइना का शोक कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ये बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। अगली है नदी है जो है ये यांगजी क्यांग नदी, या जो है चांग जियांग नदी कहते हैं, और ये नदी विश्व की जो है चौथी सबसे लंबी नदियों में से एक है। ठीक है, अब ये कहाँ निकलती है, तो ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है, पूर्वी चीन सागर में गिरती है। चीन की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी यही है, अब विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है। इस नदी के किनारे बसा चीन का प्रमुख शहर संघाई और वुहान है। यही वुहान है जहाँ पर कोरोना वायरस फैला हुआ है। ठीक है, तो वह यांगजी क्यांग नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, और इसका डेल्टा लगभग बहुत बड़ा डेल्टा है और जहाँ पर 70% भाग पर कृषि की जाती है। तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और पूरे विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी मानी जाती है, और तिब्बत के पठार से निकलती है और पूर्वी चीन सागर में गिरती है। देखो यहाँ से निकल रही है और ये ऐसे बहते हुए आगे यहाँ गिर रही है। ठीक है, तो इसी क्षेत्र में चाइना की इसी क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ नदियों का डेल्टाई क्षेत्र ज़्यादा है, मैदान ज़्यादा है। ठीक है ना। इसके बाद
अगली नदी है यालू नदी। यालू नदी जो है ये बहती है कहाँ? तो ये उत्तरी कोरिया और चीन के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। उत्तरी कोरिया और चीन के बीच जो सीमा बनाती है वो कौन नदी है? यालू नदी है। यह पीला सागर में गिरती है और चीन के मंचूरियन क्षेत्र से निकलती है। ये याद रखना, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन कि उत्तर, देखो यहाँ पे लिखा है यालू नदी, तो चाइना और उत्तर कोरिया की सीमा यही नदी बनाती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए हमें जानकारी इसके बारे में जरूरी है, ठीक है ना, होनी चाहिए। अगली नदी है दजला फरात नदी। दजला फरात नदी को आज हम लोग बोलते हैं यूफ्रेंटस और टिग्रिस, ठीक है। लेकिन ये नदी प्राचीन काल नदी है जिस नदी पे मेसोपोटामियस की सभ्यता स्थित थी, और ये नदी ईरान में बहती है। और ये जो है यहाँ खजूर खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक बंदरगाह है, बसरा नामक बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर है। लेकिन वर्तमान में इस नदी को दजला फरात नहीं बोलते हैं, वर्तमान में इस नदी को बोलते हैं यूफ्रेंटस और टिग्रिस बोलते हैं। दजला को यूफ्रेंटस बोलते हैं और फरात को टिग्रिस बोलते हैं, ठीक है। ये दो नदियाँ इराक की सबसे प्रमुख नदियाँ मानी जाती हैं। देखो यहाँ इराक की दो प्रमुख नदियाँ हैं जो दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए फारसी खाड़ी में गिर जाती हैं। पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ देखो ध्यान से सब लोग बेटा, ये देखो, ये है दजला, ये फरात, ये है फारस की खाड़ी जिसमें आकर दो नदियाँ गिरी हुई हैं और ये ईरान में बहती हैं, ठीक है। और ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये यूफ्रेंटस नदी है और ये टाइग्रिस नदी है, ठीक है। पेज नंबर 53 पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ दजला फरात लिखा गया है, क्यों? कि प्राचीन काल में इसको यही कहते थे और इसी नदी किनारे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता स्थित थी, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है इसका सत अल अरब इसका संगम है। यहाँ जहाँ ईरान का एक प्रमुख बंदरगाह बसरा स्थित है। ये पूछा आया है कि बसरा किसका प्रमुख बंदरगाह है, तो बसरा जो है ये ईरान का प्रमुख बंदरगाह है जो दजला फरात नदी के संगम पर ही पाया जाता है, ठीक है ना। यह देखो लिखा है, यह बहुत उपजाऊ मैदान है और यहाँ मेसोपोटामिया के मैदान के नाम से जाना जाता है। अब मैप में देखोगे तो वहाँ लिखा भी है मेसोपोटामिया का मैदान, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये नदी है दजला, ये फरात, तो बीच का जो मैदान है उसी को कहते हैं मेसोपोटामिया का मैदान। और यहीं पर मेसोपोटामिया की सभ्यता भी फली फूली थी, जिसको हम लोग सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है ना। ये सभ्यता यहीं पर फली थी, ठीक है। अगला है आपका अमू दरिया और सी दरिया नदी। मैंने इसके बारे में बताया भी था आपको। ये दो नदियाँ मध्य एशिया में बहती हैं और अरब सागर में गिर जाती हैं। देखो ध्यान से, नदियों के बारे में कई बार मैंने अब चर्चा की है आप लोगों से। देखो ये है आमू दरिया और ये सी दरिया, और दोनों नदी कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। और कहाँ से निकलती हैं? तो ये सब निकलती हैं कुन सान और हिमालय के इस उत्तरी वाले क्षेत्र से निकलती हैं और अरब सागर में गिर जाती हैं, ठीक है ना। तो अमू दरिया नदी कहाँ गिरती है? ये कहाँ बहती है? मध्य एशिया में बहती है। और दजला फरात कहाँ बहती है? तो ये ईरान में, इराक में बहती है, ठीक है ना। इसके बाद ओब नदी। ओब नदी जो है यह अल्ताई पर्वत से निकलकर ओब की खाड़ी में गिरती है। रूस की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये रूस की है जो साइबेरिया क्षेत्र में बहती है और इसके मुहाने पर दलदली क्षेत्र ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। और जैसे ये देखो ओब नदी है आपके सामने है, ठीक है। ये देखो ओब नदी है ये, ठीक है ना। ये है आपके सामने ओब नदी, आपको दिख रही होगी, ये है ओब नदी, ठीक है ना। और इत्रिस और टोबोलक्स इसकी सारी नदियां हैं और ये आके यहाँ गिरती है। तो रूस की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ठीक है। ये देखो ओब नदी, ठीक है। और इसके यहाँ पे जो है मुहाना जम जाता है, क्योंकि मुहाना क्यों जम जाता है? मुहाना मतलब जहाँ नदी गिर रही है उसका मुहाना क्यों जम जाता है? क्योंकि ये उत्तर में गिर रहा है ना, ये पूरा बर्फ़ का क्षेत्र है, तो पूरा बर्फ़ के क्षेत्र से ये नदी का पूरा मुहाना जाम हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगली नदी है लीना नदी। लीना नदी जो है ये बैकाल झील से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है और रूस की यह तीसरी सबसे लंबी नदी है और इसके मुहाने पे भी दलदल पाया जाता है और सर्दियों में जम जाता है। देखो यहाँ पे ये है लीना नदी, ठीक है, ये आपके सामने दिख रहा होगा, ये है लीना नदी। तो ये कहाँ निकलती है? ये बैकाल झील से निकलती है। और बैकाल झील मैंने आपको बताया था कि बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है। पूछा जाता है एग्जाम में कि बैकाल झील से कौन नदी निकलती है? तो लीना निकलती है और कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में,
ठीक है। और चूंकि उत्तर में है तो ये इसकी बर्फ़ से जम जाती है पूरी नदी, ठीक है ना, इसका पूरा मुहाना, इसलिए जब जम जाएगा मुहाना तो आसपास पानी भर जाएगा तो वहाँ दलदली क्षेत्र पाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आज मैंने कुछ नदियों के बारे में करवाया है आप लोगों से, लगभग 13 नदियों के बारे में, यूरोप एशियन नदियों के बारे में बताया है। कल जो हमारी क्लास होगी वो नदियों पर ही रहेगी, और मैं जो है लगभग कोशिश करूँगा विश्व की जितनी भी नदियाँ हैं इंपॉर्टेंट, कल मैं आपको बता दूँ सब सारा पूरा क्लास में। कल नदियों का चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग परसों जो है शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में समुद्री जलधाराएं, ठीक है, उनको ख़त्म करेंगे। फिर हम लोग सीधे वायुमंडल में प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो वायुमंडल के बारे में बताऊंगा, वायुमंडल कैसे बनता है, हवाएं कैसे चलती हैं, चक्रवात कैसे आता है, ठीक है, और बादल कितने प्रकार की वर्षा होती है, उन सब की मैं चर्चा एक एक करके करूँगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, इसके अगली क्लास हम लोग कल फिर शुरू करेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं पर, ठीक है, ओके, थैंक यू।